जहां मौसम गर्मा में एसी किसी नेमत से कम नहीं, वहीं लोड शेडिंग के इस अजाब में यूपीएस के बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज के स्मार्ट सीरीज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे एसी और यूपीएस के हवाले से। टीम इंकशाफ ने हमेशा कोशिश की है कि स्मार्ट सीरीज के प्रोग्राम्स में ऐसी चीज़ों के हवाले से आपको स्मार्ट बनाया जाए जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब गर्मी उरूज पर हो तो ऐसे में एसी का इस्तेमाल भी यकीनी तौर पर बढ़ जाता है, और जब लोड शेडिंग जोर पकड़ ले तो ऐसे में यूपीएस की अफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एसी हो या यूपीएस, खरीदने, इस्तेमाल करने और ख़राबी की सूरत में ठीक करवाते वक्त हमें कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये प्रोग्राम चौंका देने वाला है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यूपीएस से। हमारे जो एक बहुत ही कामयाब लोकल मैन्युफैक्चरर हैं यूपीएस के, आप लोगों को भी स्मार्ट बनाएंगे, मुझे भी स्मार्ट बनाएंगे, ताकि हम लोग धोखा ना खा सकें उन लोगों से जो कि यूपीएस और बैटरी के मामले में हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि जब एक आम आदमी यूपीएस खरीदने जाए तो उसके जहन में क्या क्या बातें होनी चाहिए और उन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखे ताकि परचेजिंग में उससे कोई धोखा ना हो सके। कोई भी कारीगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा जो हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि दुकानदार जब आप लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो आपको धोखा कहाँ देता है यूपीएस के मामले में? मैं ले आया सपोज आप जाते हैं यूपीएस, का यूपीएस, आप यूपीएस लेने चलेंगे, ठीक है। अब आप जाके कहते हैं, एक बंदा कहता है जी मैं आपको 1000 वाट पूरा दूंगा, वो कहता है मैं 13,000 में दूंगा आपको। कस्टमर कहता है यार रेट ज़्यादा है। अब रेट ज़्यादा है तो वो कहेगा ठीक है ना, आप मुझे ना 9,000 दे दीजिए। कारीगर यूपीएस के ट्रांसफार्मर में कितनी चालाकी के साथ दो नंबरियां करते हैं, यह इंकशाफ सर घुमा देने वाला है। अब जी यूपीएस के अंदर ये ट्रांसफार्मर होता है और ये काफी भारी होता है, इसी का वजन होता है। वाइंडिंग ये होती है, ये वाली वाइंडिंग है हमारी। अच्छा, ये कॉपर वायर की वाइंडिंग है। लोग क्या करते हैं कि वाइंडिंग डालते वक्त ना इसको जगह को फिल करते हैं। हाँ। वो पेपर से कर देते हैं, पेपर से, और इसमें नजर आ रहा है, यानी ये दो नंबरी इसमें आपको ये पेपर से करेंगे, नजर आ रही है कि इसमें। और अच्छा, ठीक वाला कैसा होना चाहिए? ठीक वाला जो है वो उसके पेपर बारीक होगा, उसमें वायर ज्यादा डलेगी, ठीक है। इसमें पेपर मोटा डाल के वायर का साइज कम करके तो उसने, या वायर की टर्न रेशो कम करके तो उसने इसको फिल कर दिया। यानी जब आप यूपीएस के लिए पैसे कम करवा रहे होते हैं तो दुकानदार या जो भी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर आपसे धोखा ये करता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें 13,000 की चीज 9,000 में दूंगा, लेकिन वो करता ही है कि आपके ट्रांसफार्मर जो कि मेन चीज है उस यूपीएस की, उसके अंदर पेपर मोटा इस्तेमाल करता है, जिससे वो फिल तो हो जाता है लेकिन वो उतना यूजफुल, कॉपर की वाइंडिंग कम होती है उसकी। जगह पुर करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर बेजा मोटे कागज का इस्तेमाल यूपीएस की कारकर्दगी पर होता है बराहे रास्त असरअंदाज। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो नॉर्मल बिजली का बिल है उसको भी बढ़ा देता है, वो हाँ। वहाँ पे भी आपको नुकसान दे रहे हैं। और उसके बाद जब जब बिजली चली जाती है, उसके बाद जब वो वापस करने का टाइम आता है उसका कि जब वो बिजली को आपके घर को चलाए जो से सेव की हुई है, तो उसको वो रिटर्न कम देता है। वो रिटर्न इसीलिए कम देता है ना क्योंकि आपकी वापडा उसने यूज ज्यादा कर ली हुई है ना। कितना ज्यादा लॉस है, यानी आप जो उस वक्त जब आप दुकान पे जाके 3-4 हज़ार रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं यूपीएस के मामले में, आपको ये नहीं पता होता कि वापस जब आप गलत प्रोडक्ट ले आएंगे तो आपके बिजली के बिल में कितना फर्क डालेगा। उसके लिए भी ये जरूरी है कि आप बंदा तो कम से कम वो सिलेक्ट करें कि जो कम से कम थोड़ा बहुत जानता हो कि यार मैंने वैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर मैंने पढ़ी है या इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, ट्रांसफार्मर के बारे में उसको आना हो कि उसने डिज़ाइन अच्छा किया हो। ये ना हो कि उसने उधर से देखा हो, कहीं से उस्तादी शिगिर्दी में उठ के आ गया। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसका साइज है, ठीक है, कोर साइज इसका बोलते हैं 2x3 की वायर में इसने डाली है 400 टर्न्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल है 400 टर्न। मतलब मैं बता दूं आपको कि ये है ना इस तरह बल जो डालते हैं ना, सर्कल जो है ये 1 टर्न है। ये वायर जो है इसके अंदर घूम के जब एक सर्कल पूरा करती है वो 1 टर्न है, 1 टर्न होती है। अब उसने 400 टर्न डाली है। अब वो कहता है यार मैंने ट्रांसफार्मर बड़ा बनाना है, तो वो क्या करता है कि उनको डबल कर देता है, बोर साइज बड़ी कर देता है, उसको बड़ा कर देता है, लेकिन बेसिकली वो डिज़ाइन नहीं है। और साइज तो उसने देखा ही नहीं, उसने तो बहुत बड़ा किया है कि मैंने ये 400 टन ही रखी है, इसकी वायर मोटी कर दी
इधर से भी मोटी कर दी, डबल कर दी, टर्न साइज तो वही रहा ना, जबकि कोर साइज बढ़ने से टर्न रेशो कम होता है। कागज के रद्दोबदल से कैसे होती है 2 नंबरी, आइए आपको जरा तफसील से समझाते हैं। यूपीएस के अंदर जो सबसे बड़ी 2 नंबरी होती है वो होती है उसके ट्रांसफार्मर के हवाले से। वाइंडिंग कैसे होती है, उस वाइंडिंग के दरमियान कौन सा कागज रखा जाता है, और वो मोटा हो पतला हो, उसका वेट कैसे बढ़ाया जाता है। तो हमने जरा खोल के आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वाइंडिंग की जा रही है। ये थोड़ा सा बताइए कि भाई कैसे होती है। ये ऐसे होती है कि हम लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए ना, तो इसकी एक तो हम करते हैं कि वाइंडिंग लेयर बाय लेयर होती है, इसको लेयर बाय लेयर करते हैं कि ये देखिए एक दूसरे के ऊपर वायर नहीं चढ़ी हुई, ठीक है। दूसरा ये होता है ये पेपर लगा हुआ है इसमें, जो हमने ना एरिया कम से कम कवर करें, ताकि हम एरिया इसकी बजाय, इंसुलेटर की बजाय हम अपने वायर ज्यादा डाल के ना तो अपने लॉसेस कंट्रोल करें। वॉल्यूम भी बढ़ता है, भारी भी लगता है और लगता है कि बड़ा कोई अच्छी वाइंडिंग हुई है, लेकिन वाइंडिंग में पेपर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, इतना मोटा पेपर लगाते हैं। जगह पेपर लगना इस साइज, ये इस तरह का चाहिए जो बिल्कुल बारीक, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये बारीक पेपर, ये तो मैं कहता और क्लियर आप लोगों को पता चल जाए। इतना पेपर होना चाहिए आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपके यूपीएस का है। अगर उससे इस तरह का लगा हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपको बेचने वाला मैन्युफैक्चरर है, जिसने भी आपको बना के यूपीएस दिया है, वो आपके साथ 2 नंबरी कर रहा है। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा किन किन चीज़ों में यूपीएस की जो अंदर का सिस्टम होता है उसमें और कौन सी ऐसे चीज़ होती है इसमें 2 नंबरी हो जाती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं सिर्फ यूपीएस में। एक ट्रांसफार्मर होता है, एक मॉड्यूल होता है जो कि बैटरी को चार्जिंग के लिए भी कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी करता है, फिर डीसी टू एसी भी हम उससे करते हैं। एक मॉड्यूल है ये वाला, ये मॉड्यूल है, ठीक है। ये इस चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और इन्वर्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब वापडा मोड में होगा तो ये चार्जिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये चार्ज करेगा आपके बैटरी को, हाँ जी, क्योंकि ये इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मॉड्यूल जो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट हाँ, जब ये यूपीएस मोड में आएगा तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और ये कंट्रोल इस कार्ड से होगा। ये कंट्रोल कार्ड है, ये कंट्रोल कार्ड है, यानी इससे ही हम चार्जिंग एडजस्ट करते हैं, किसी बैटरी को कितने एम्पेयर की चार्जिंग देनी है। इसी से हम बैटरी लो के बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो जाए वो सेटिंग करते हैं। इसी से हम वोल्टेज एडजस्ट करते हैं कि आपके आउटपुट सॉकेट पे वोल्टेज कितने आए। इसी से हम ओवर करंट इसकी सेटिंग करते हैं कि ओवर करंट किस जगह पे हमने जाके इसको बंद करवाना है। सही, ये बड़ी अहम बातें, सारे पॉइंट्स हम आपको डिटेल में भी बताने वाले हैं। ये कंट्रोल है, पूरा कंप्यूटर है इसका एक, ठीक है। तो 2 नंबर ये कहाँ पे करेगा, इसको छोटा कर देगा। अच्छा, इसको मॉड्यूल को छोटा कर, अब इसको अगर छोटा करेगा तो क्या करेगा, ये बार बार जलेगा। अच्छा, ठीक है, ये बार बार जलेगा, बाद इसी के जलने की वजह से ट्रांसफार्मर जलते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि तो ट्रांसफार्मर एक एसी वोल्टेज डिवाइस है। इसको जब हम यहाँ से ये शॉर्ट होता है तो वो डीसी वोल्टेज दे देता है, जिसकी वजह ट्रांसफार्मर जलता है। ये समझ आ गई। यानी कि 2 चीजों में 2 नंबरी करेगा, एक ट्रांसफार्मर में और एक मॉड्यूल में। इसका मुझे कैसे पता चलेगा कितने बड़े यूपीएस के लिए ये मॉड्यूल कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये इसके FETs लगे हुए हैं। FETs, ये जो कह रहे हैं जो काले से बटन, ये काले लगे हुए हैं, इनको हम FETs बोलते हैं, ठीक है। ये FETs लगे हुए हैं, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अगर हमने 12 वोल्ट पे रखना है तो ये 1000 वाट का है, अगर हमने 2 बैटरीज पे रखना है 24 वोल्ट तो फिर ये 2000 वाट का है। वोल्टेज बढ़े हैं, करंट उतना ही रहा है। कारीगर मामूली खराबी पर कैसे ग्राहकों को लगाते हैं चूना। यूपीएस रिपेयर करवाते वक्त रखना चाहिए किन बातों का ख्याल, यूपीएस की बैटरी खरीदते वक्त करनी चाहिए क्या एहतियात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे यूपीएस के हवाले से कि कैसे यहाँ ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। यहाँ पर यूपीएस खरीदने से लेकर रिपेयरिंग करवाने तक कदम कदम पर धोखा है। बैटरी के हवाले से जो कुछ आज टीम इंकशाफ आपको बताएगी, ये राज कभी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किए होंगे। तो भाई बैटरी के मामले में
पहला सवाल मेरा ये है कि जब एक आम आदमी 1000 वोल्ट का यूपीएस जो कि 4 पंखे और 5-6 लाइटें जलाने वाला जो होता है या समटाइम फ्रिज भी चला लेता है, तो वो जब जाता है 1000 वोल्ट का बनवाने यूपीएस, उसके साथ कितनी एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए? 1000 वाट के साथ आप मैक्सिमम 20 और 30 एम्पेयर की चार्जिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपके साथ हो सकता है धोखा, क्योंकि बताया और दिखाया कुछ और जाता है और अंदर की कहानी कुछ और होती है। बैटरी जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो बैटरी के ऊपर लिखा होता है 200, असल में वो 200 की होती नहीं है ऐसा। अच्छा, हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी तो 130 140 एम्पेयर की होगी। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वाकई 200 एम्पेयर? वो 200 आपको उसकी जो जिस कंपनी की आप बैटरी ले रहे हैं उसको कहें भाई मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी दे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कंपनी ने लिखा होगा कि ये इतने एम्पेयर आवर की बैटरी है। हम जाकर सवाल नहीं करते उससे कि भाई हमें इतने एम्पेयर की बैटरी चाहिए। वो कहता है अच्छा, ऊपर से बेचने वाला भी वैसे ही होता है, लो जी 200 लै जाओ, 200 ही ऐसा दी हैगी जी हाँ, सब तो वड्डी है, लेकिन असल में 200 होती नहीं है। 200 होती नहीं है। हर बात को जहन में रखना जरूरी है। बैटरी के अंदर क्या होता है, वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बैटरी की उम्र बढ़ती और घटती है। एसिड क्या करता है कि जब आप इसको आप चार्जिंग देते हैं तो वो गर्म होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें, जिसकी वजह से ना क्या होता है कि वो उसकी ग्रेविटी बढ़ती है। जो भी उसकी ग्रेविटी बढ़ती है तो जाहिर बात है उसमें एसिड कोई भी हो वो मेटल को खा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि लेड मेटल है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ना, तो आप उसको जब उसको चार्जिंग देंगे तो उसने ग्रेविटी बढ़नी है तो उसने एसिड को आप किसी लेड को खाना ही खाना है। किसी मेटल को आप तेजाब में डाल के देख लें, उसे खत्म होना शुरू हो जाना है, होना ही होना है। ठीक है, अब क्या करता है, एक लाइफ है कि इतनी दफा चार्ज हुई डिस्चार्ज हुई, उसने उतनी देर बॉयल हुई, उतने उसमें मैक्सिमम डिसॉल्व होना ही होना है। वो लोग आपके और हमारे दरमियान ही मौजूद हैं जो मर मर कर चलते पंखों को बंद नहीं करते और ना ही हिचकियां लेते यूपीएस की आवाज सुनते हैं। बस इंतजार में होते हैं कि बंद होना होगा तो यूपीएस खुद ही बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना बैटरी की उम्र फौरी घटा देता है। इसकी आइडियल कंडीशन यही है कि आप उसको डीप डिस्चार्ज ना करें, यानी बिल्कुल जब सारी 4 घंटे की लाइट चली गई है, हाँ। ठीक है, तो अब ये ना करें कि आप अपनी बैटरी को चलाए रखें, पंखे बहुत स्लो हो जाए, फिर उसके बाद आप थोड़ा सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें कि बिजली आ जाए और थोड़ी देर के लिए बंद कर दें अपनी बैटरी को, चीज़ों को, क्योंकि इसके अलावा कोई डीप डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। यानी आपकी बैटरी बिल्कुल नहीं मर जानी चाहिए, फिर उसमें थोड़ा बहुत चार्ज देने चाहिए, क्योंकि वो जो एंड में आती हल्का सा पंखा घूम रहा होता है तो फायदा कोई नहीं होता, बस वो एक अजीब मायूसी सी फैला रहा होता। सच है कि लोड शेडिंग के अजाब में यूपीएस की वजह से जान में जान आती है। यूपीएस की बैटरी इस्तेमाल से कम और हमारे गलत इस्तेमाल से ज्यादा खराब होती है। लेकिन खराब बैटरी के बारे में जो कुछ प्रोग्राम के इस अगले हिस्से में बताया जाएगा, ऐसी बातें कम ही मंजर आम पर आती हैं। अब ये कौन मिलकर हमें पागल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे ये बताएं। ये शख्स पानी से बैटरी को धोकर जो कचरा बाहर निकालने का दावा कर रहा है, ये कचरा दरअसल बैटरी के अंदर लगी प्लेट्स का फाजिल डिसॉल्व्ड आइसोलेटर और मेटल है, जिसका इस्तेमाल हो जाने का मतलब ये है कि बैटरी अब नाकारा होने को है। भला ऐसी बैटरी को धोने से वो कैसे चलेगी? लीजिए, उसने हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक को बैटरी के अंदर उड़ेलना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए उसे पूरा भरोसा है कि मुर्दा बैटरी कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद सांसें लेना शुरू कर देगी। सिर्फ यही नहीं, इस शख्स ने जिस तरीके से बैटरी से तेजाब निकाला और फिर बैटरी को पानी और कोल्ड ड्रिंक से धोने के बाद जैसे बोतल के साथ तेजाब दोबारा डाला, ये तरीका इंतहाई खतरनाक है। मैंने आज तक अगर बैटरी ठीक होती तो हम खुद न कर करके ठीक करके बेचते। पहली बात तो ये है, अब ये जो सेल हो ही गया है, डिसॉल्व हो गया, तो उसको सेल कहां से उसने सड़ने या किसी चीज में धोखा डाल दिया। ये सरासर आपको धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुदारा अपनी ये जो बैटरीज है इनके साथ खिलवाड़ मत करें। कोल्ड ड्रिंक खुद पिए, मतलब खुद पिए, उनको ना पिलाएं। और प्रोग्राम के आखिर पर टीम इंकशाफ पर्दा उठाने जा रही है एक और राज से कि आखिर खराब बैटरी को कारीगर खुशी खुशी क्यों वापस खरीद लेते हैं। ऐसा क्या होता है खराब बैटरी में कि वो मरकर भी दाम बना जाती है। कबाड़िया भी 120 रुपए किलो के हिसाब से ले लेता है। अगर ये किसी काम की नहीं रही तो फिर खरीद के से किया क्या जाता है? खरीद के ये किया जाता है, इसमें से लड़ निकाला जाता है और उसको रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा प्लेट्स बनाई जाती है। नहीं,
अच्छा, तो उन्हीं कंपनीज को भेज दिया जाता है जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, हाँ। जिनकी बैटरीज हैं, हाँ जी। तो वो दोबारा ले लेती हैं और फिर उसको रिसाइकल कर लेती हैं, तो उनका उनकी प्रॉफिट प्लेट्स होता है, में। इसलिए फिर ये होता है। तो ये सारा चक्कर है जी हमारी बैटरीज में। लेकिन बहरहाल हमें ये बात बाहर समझ आ गई कि हमें 1000 वॉट का अगर हमारा यूपीएस है तो एटलीस्ट 200 एम्पेयर की हमारी बैटरी होनी चाहिए। और फिर आपको ये बताया जहीर भाई ने किस तरह से इसकी लाइफ को आइडियल सिचुएशन में रखना है कि इसको अच्छा चार्ज करें, ओवर चार्ज मत करें। और ये बड़ी अहम बात होती है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि आपका यूपीएस के भी अच्छे खासे पैसे जहाँ पर चार्ज किए जाते हैं, फिर बैटरी तो अगर ख़राब होगी तो फिर वो तो फिर हो ही जाएगा। यूपीएस के हवाले से हमारे इस सेगमेंट ने यकीनी तौर पर आपको स्मार्ट बनाया होगा, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एसी ज्यादा चले और बिल भी कम आए? क्या एसी जितना चलेगा उतना ही कम खराब होगा? एसी की सर्विस से रिपेयरिंग तक कहां कहां होती है हेरा फेरी, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एयर कंडीशन में कैसे होती है 2 नंबरी? एसी की खरीदारी से एसी की रिपेयरिंग तक कहां कहां होता है फ्रॉड? हमारे प्रोग्राम का ये अगला हिस्सा आपकी आंखें खोलने वाला है। इस वक्त मैं फ़हीम भाई के पास आ चुका हूं और ये इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि हमें हर बात बताएंगे कि जब आप अपना एसी ठीक करवाने जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे वो सर्किट का मामला हो, चाहे जिसके अंदर कार्ड डलता है इन्वर्टर के अंदर उसका मामला हो, या बाकी वो चीज़ें जिनका हमको पता भी नहीं होता, उस हवाले से भी हमें ये गाइड करने वाले हैं। और इस वक्त मैं ये हाशू बिल्डिंग कहलाती है, हाशू सेंटर, ये हाशू सेंटर है कराची में, और एसी तो यहाँ पर बहुत हैं लेकिन कुछ चल नहीं रहा क्योंकि सारे के सारे ख़राब हैं। मुझे बताइएगा फ़हीम भाई कि सबसे ज़्यादा मसला आता क्या है एसी खराबी में? सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किस चीज़ में आती है आजकल के दौर? आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, लोग एसी तो लगवा लेते हैं मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं कराते। ओके। अब जब तक वो ख़राब नहीं होता, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसकी सर्विस नहीं कराते, फ़िल्टर साफ़ नहीं करते। अब जाहिर है आप जब फ़िल्टर साफ़ नहीं करेंगे तो उसकी एयर नहीं निकलेगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि कूलिंग नहीं कर रहा, रिमोट की उनको सेटिंग नहीं पता। कहते हैं कि जी ये तो नॉर्मल की तरह ही बिल आ रहा है। पहले आप चलाते थे नॉर्मल एसी 4 घंटे के लिए, फिर बंद कर देते थे। अब ये एसी लगा दिया और आप चला रहे हैं फुल के ऊपर कि इन्वर्टर है, बिजली बचाएगा। हाँ। बिजली जब तक नहीं बचाएगा जब तक आपने उसका टेम्परेचर सेट नहीं किया होगा। अच्छा, ये कैसे? जी हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो टेम्परेचर कैसे सेट करना होता है? देखिए रूम टेम्परेचर अभी आपके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है 26। आपने रूम टेम्परेचर 26 पे रखा, फैन स्पीड हाई पे रखी और उसको ऑन कर दिया। आधे घंटे के बाद फैन स्पीड आप लो कर दें। ओके। जब लो कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके एम्पेयर डाउन हो जाएंगे। अच्छा। तो आपकी फिर सेविंग शुरू हो जाएगी। बिजली बचाने और बिल घटाने का ये फार्मूला निहायत कारआमद है। ये प्रोग्राम एसी चलाने वालों को ऐसे ऐसे नए गुर सिखाएगा कि वो दंग रह जाएंगे। तो कितने अरसे बाद सर्विस करवानी देखिए चाहिए? ये तो इस्तेमाल के ऊपर है। फिल्टर तो आप उसके वीकली साफ़ करें, ओके। ठीक है। फिल्टर उसके बाद फिर आप 6 महीने में, 3 महीने में जितना आपका इस्तेमाल है। बाज़ जगह तो मंथली भी सर्विसेज होती है, जो ये शोरूम वगैरह कमर्शियल में वहाँ मंथली सर्विस होती है। यकीनी तौर पर सर्विस एसी को एक नई जिंदगी देती है, गोया उसके हर एक हिस्से को ताजगी बख्शती है। लेकिन सर्विस कब और कैसी करवाई जाए, बहुत अहम है ये इंकशाफ। अब आप मुझे बताइएगा कि सर्विस जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? उसमें ये निकाल के इसको सब कुछ धो देते हैं? देखिए 2 तरह की सर्विस होती है। एक सर्विस होती है कि अगर आप फिल्टर साफ़ कर रहे हैं तो वो इंडोर उतारना नहीं पड़ता आपका। ओके। और अगर जब वो इंडोर पूरा ब्लॉक हो जाता है तो गैस वगैरह बंद करके आपको इंडोर उतारना पड़ता है। इंडोर उतारने के बाद फिर वो पूरा खुल के ये लेके आना ज़रा। सबसे पहले बात करते हैं जो इंडोर हमारा यूनिट होता है उसमें क्या क्या खराबियां हो सकती हैं और उसमें क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है जब हम मैकेनिक के पास जाते हैं। देखिए 2 नंबरी ये है कि आपके सर्विस के लिए आपने बुलाया, हाँ। वो आपसे झूठ बोलेगा कि जी इसकी गैस भी लीक हो गई है क्योंकि कूलिंग नहीं कर रहा। हाँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि कूलिंग अगर ये थोड़ी बहुत भी कर रहा है, इस पर आइस आ रही है नहीं आ रही। अगर गैस लीक होगी तो इस पर आइसिंग आना शुरू हो जाएगी। बाहर आउटडोर के ये नट होते हैं, हाँ। उसके ऊपर आइस आती है। ये एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमें समझनी है। अच्छा, हमें कैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि आइस? देखिए हाँ। आइस ये जब यूनिट चल रहा होता है ना, तो ये वॉल अभी हमने निकाले चेक करने के लिए। ये 2 वॉल लगे होते हैं, ओके। ठीक है। अब ये जो ऊपर छोटा वाला वॉल होगा ना, इस पे आइसिंग आ रही होगी या इसकी कॉपर पाइपिंग होती है,
उस पर थोड़ी सी बहुत एरोफ्लेक्स नहीं होगी लगी हुई, तो उस पर आप देखेंगे आइस आ रही होगी। तो आप आउटर को चेक करें, अगर अभी गैस लीक है तो इसको इस जगह देखिए आइसिंग आ रही है तो पता चल जाएगा कि आपको गैस लीक है। ये वॉल लगे होते हैं जहाँ पे पाइपिंग कनेक्ट होती है ना, तो जो छोटी वाली पाइप है, देखिए 2 पाइपें होती है, एक साइज में बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ये आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा और ये छोटा वाला ऊपर की तरफ होगा। इसमें अगर क्योंकि जब गैस लीक होगी तो इसमें एक आइस की तरह की आइसिंग आ जाएगी, आपको हल्की सी बर्फ जमी हुई नजर आएगी। ये नए वाले आ गए हैं, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके वहाँ पर ये चीज़, तो इसमें इस जगह पर आपकी हल्की सी आइसिंग आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि गैस वाकई लीक है। अगर ये वो ना हो तो फिर आप उसको साफ साफ बोल दें। ये 2 वॉल्स होते हैं, जो छोटा वाला वॉल है उस पे देखें, उस पे आइसिंग आएगी, जब उस पे आइसिंग आएगी तो वो समझे कि गैस लीक है। अगर नहीं आई तो इसका मतलब फिर गैस लीक नहीं है, सिर्फ सर्विस की प्रॉब्लम है आपकी। अच्छा, और इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं गैस के मसले के अलावा? गैस के मसले के अलावा बता दें ये क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा इसको डेमोंस्ट्रेट ये फैन मोटर होती है। अगर ये फैन मोटर नहीं चलेगी, ज़ाहिर है मॉइस्चर होता है कराची के अंदर, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये बैरिंग जाम हो जाते हैं, मोटर नहीं चलेगी, जब भी सर्किट आपका एरर देगा। क्या ये हालिया बारिशें भी आउटडोर यूनिट्स में खराबी की वजह बन रही हैं? क्या बारिश का पानी आउटडोर यूनिट को बना सकता है नाकारा? मोटर ख़राब होगी जब भी सर्किट एरर देगा। अगर कोई इसका सेंसर ख़राब होगा, कॉइल सेंसर है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे खुद एक एक्सपीरियंस हुआ, अभी कराची में बहुत बेतहाशा बारिश हो रही थी और जो मेरा आउटर था उसके ऊपर जो परनाला होता है वो गिर रहा था, जो छत का पानी होता है मुसलसल गिरे जा रहा था, तो ये बिल्कुल बंद हो गया। तो उसमें क्या कार्ड का ही इशू हुआ था, क्या हुआ? देखिए उसमें 2 बातें होती हैं, या तो आपकी पावर जो पीछे से आ रही है, अगर वो साइड कवर नहीं लगा हुआ, अमूमन क्या होता है कि यहाँ एक साइड का कवर होता है जहाँ ये टर्मिनल के कनेक्शन होते हैं, ये खुला होगा, जब इस पर पानी जाएगा तो ये गल जाएगा। होता क्या है, जब इसमें नमी रहेगी तो ये शॉर्ट सर्किट दे रहा होता है, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है आपके पास। ये साइड कवर होता है, ये इस तरह लगा हुआ होता है। अच्छा, वो तो लगा हुआ। अगर ये साइड कवर नहीं लगा हुआ, अब होता क्या है, ये बाज़ दफ़ा मेंटेनेंस के लिए आते हैं, ये सर्किट ओपन है, अब जब इस पे पानी गिर रहा है तो इस पे मॉइस्चर जाएगा, ये कवर होता है, ये कवर बंद होना चाहिए, तो फिर इस पे ये मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, ना इस पे पानी जाएगा। तो ये अच्छा, अगर वो जो आपने वो दिखाया उस दीजिएगा इधर, ये आपने कहा जो इस वाले सर्किट के ऊपर ये नहीं लगा हुआ, अब इसमें लाइन न्यूट्रल अगर लगा हुआ हो, इसके बावजूद भी इसके अंदर जा सकते हैं, नमी जा नहीं, फिर नहीं जा सकता, पानी नहीं जा सकता। फिर तो अगर हम पाइप से प्रेशर मारेंगे नीचे से, जहाँ से ये वायर इन हो रहा है, तो पानी जाएगा, नहीं तो अदरवाइज पानी नहीं। यानी अगर आपका आउटर बाहर पड़ा हुआ है, उसको जितना भी बेतहाशा पानी और वो हर तरह से पैक है, जैसे नॉर्मली जी नॉर्मल पैक है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वर्टर में कार्ड का है क्या मसला? सर्किट क्यों होता है बार बार खराब? इन खराबियों के पीछे क्या है सारे राज? इन्वर्टर की गैस बाज़ औक़ात क्यों लीक हो जाती है? इंडोर यूनिट में होता है क्या क्या, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको दिखाते हैं कि कैसे एसी की गैस लीक हो सकती है, परिंदे कैसे खराब करते हैं आपके आउटडोर यूनिट को। आउटडोर यूनिट के नट बोर्ड पर बर्फ जमना किस बात की करता है निशानदेही? मैकेनिक के पास जाने से पहले आप कैसे लगा सकते हैं अपने एसी में खराबी का अंदाजा? एसी थे, अब नए एसी आए हैं तो उसमें एक नई इन्वर्टर जिसको कहते हैं, जो कि बिजली की बचत करते हैं, तो उसमें एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ होती है इसका कार्ड। तो हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं जो हमारे इस सेगमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज़ ही कार्ड के हवाले से हैं और ये पूरा जो आप पीछे सेटअप देख रहे हैं, ये कार्ड ही यहाँ पे रिपेयर होते हैं। तो ये हमें आज बताने वाले हैं कि आपके साथ जब आप कार्ड ठीक करवाने जाते हैं तो क्या क्या 2 नंबरी हो सकती है, आपने किस तरह से होशियार रहना है, किस तरह से बचना है। तो सारी टिप्स, सारी जो चीज़ें वो ये तारिक भाई बताएंगे। तारिक भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि चीज़ क्या है, ये क्यों एसी के अंदर इसको इंस्टॉल करने की वजह क्या बनी और ये बिजली की बचत कैसे करता है? देखिए, एक्चुअली ये जो कार्ड है ये नॉन इन्वर्टर में नहीं आता, ये इन्वर्टर वाले में आता है। नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें नॉर्मली कार्ड होता है इंडोर में जो थर्मोस्टेट का काम करता है। तो जो इन्वर्टर एसी हैं खासकर उनके लिए जो कंप्रेसर उसमें स्पेशल बैठाया गया है BLDC, ठीक है, वो सर्वो ड्राइव करता है, उसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। ठीक, ये उसका ड्राइवर है, ठीक है। और एक्चुअली ये कार्ड है, ये उसको ड्राइव करता है, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा हुआ है।
अब होता क्या है, ये इसकी सारी कीमत होती है ज़्यादातर यूनिट के अंदर आपके। तो अब क्या होता है कि ये इसकी यूनिट के अंदर यानी हाँ जो जी, हमारे जो आपके ऐसे में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये कार्ड होता है आपका, अच्छा। कंप्रेसर के अलावा। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि इसको और इसकी क्या कीमत होती है अगर आप इसकी एक्चुअल ये तकरीबन इसकी 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है इसकी कीमत। 10 से 20 हज़ार के करीब इस चीज़ की कीमत होती है, जो कि आपके आउटर में आउटडोर यूनिट जी, आउटडोर यूनिट में, इन्वर्टर में, इन्वर्टर में ये चीज़ लगी नॉन इन्वर्टर में नहीं होता। और आसान में तारिक भाई ने बताया कि ड्राइवर की तरह होता है कि जब उसको टेम्परेचर को ठीक करना होता है तो नॉर्मल जैसे टेम्परेचर आता रहता है, ये कंप्रेसर को स्लो करता रहता है। हाँ, तो यानी कि आसान अल्फाज में आपको ये समझाऊं कि जैसे ही आपने 26 पे टेम्परेचर रखा है और कमरे का टेम्परेचर 26 हो चुका है, तो ये फिर ऐसे ऐसे कंप्रेसर को जी बिल्कुल 2.5 पे ले आएगा, 1.2 पे ले आएगा, ड्राइव कम कर देगा करेगा, और 8 एम्पेयर से कम कर देगा, ड्राइव करेगा। मतलब ये बोर्ड बिजली बचाने का काम करता है और लोग इन्वर्टर एसी इसीलिए लगवाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। ऐसे में इस बोर्ड में होने वाली खराबियों और रिपेयरिंग के हवाले से जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जिसके घर में मौजूद है इन्वर्टर एसी। जो परचेज़ करता है इन्वर्टर, वो क्या करे कि वो जब भी किसी को बुलाए तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुलाए जो इन्वर्टर के बारे में जानता हो। एक्चुअल होता क्या है कि कुछ टेक्नीशियन को मालूमात नहीं होती, तो गलत पावर दे के वो कार्ड जो है ना वो आपका उड़ा देते हैं। मुझे अभी फहीम भाई ने एक शीट दिखाई जो कि इसके अंदर लगी हुई होती है, जी। एक पर्ची सी लगी हुई होती है, एक चिट लगी हुई होती है जिसमें सारे एरर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी आपका इसमें कोई इशू आता है तो वो लाजमी जो उसका एक एलईडी छोटी सी एक डिस्प्ले बना हुआ होता है तो वो उसमें शो करेगा कि एरर आ रही है, उसके बगैर भी एरर नहीं देखिए, कुछ के अंदर एरर कोड आते हैं, कुछ के अंदर लाइट होती है, उसमें लाइट में एरर कोड आता है। ये लाइट ब्लिंक करती है, कितनी दफ़ा करेगी तो एरर कोड होता है, वो किसी को पता नहीं, ऐसे नहीं चलता। अच्छा। लेकिन जो डिस्प्ले है ना उसमें आपको शो होगा E5 आएगा, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ E2, कंपनी का अलग E5, E3। हर कंपनी का अलग एरर कोड है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट से सर्च कर लिया तो वो सब एक नहीं होते, सबके अलग अलग एरर कोड होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर इतने सारे एरर कोड होते हैं जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि मदरबोर्ड आपका रिप्लेस होगा, तो आप रिप्लेस तो नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 10-20 हज़ार का कार्ड तो रिप्लेस नहीं करेंगे, तो आप रिपेयर करवाएंगे। हमारे पास जैसे आते हैं तो वो रिपेयर करवाएंगे कार्ड को। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी अच्छे टेक्नीशियन को दें, और ख़ासकर ये ध्यान रखें कि जब कार्ड आप खुलवाएं तो उसकी पिक्चर खींच लें, इसके ऊपर एक सीरियल कोड लगा हुआ है। सीरियल कोड की तस्वीर खींचना क्यों ज़रूरी है? ये छोटा सा काम कैसे आपको बचा सकता है 2 नंबरी से? ये इसके मदरबोर्ड के अंदर, इसके अंदर की साइड पे कार्ड के अंदर कंपनी एक सीरियल कोड लगाती है। किसी का यहाँ लगा होता है, बॉक्स पे लगा होता है, देखिए जैसे ये लगा हुआ है, जैसे इसमें इसका मॉडल नंबर इस जगह पे लगा हुआ है, इसकी आप तस्वीर ले लें, या इसके अंदर भी इसके तो अंदर नहीं है, वो दूसरा ला रहे हैं उस पर लगा होता है, लेकिन ये एक इसका ये कोड आपने रखना ताकि या भी पिक्चर वगैरह आप खींच लें। उससे क्या होता है कि आपको देखे कोई बहुत सारे अच्छे भी टेक्नीशियन ऐसी बात नहीं हमारे पास आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये देखिएगा ये इसमें ना ये कंपनी एक कोड लगाती है, ठीक है, ये स्टिकर लगा, चिट लगी हुई है आपकी। लेकिन इसके ये अलावा हाँ नहीं वे उतर जाती है, लेकिन मकसद कहने का कि कार्ड अगर आपको कोई आप लेके जा रहे हैं कहीं से, कोई आपको दे रहा है, तो आप ये देखें कि अभी का कार्ड आपको रिटर्न आ रहा है आपके पास या रिप्लेस करके दे रहा है आपको ख़राब कार्ड। वैसे ज़्यादातर इनकी रिपेयरिंग हो जाती है। अब इसमें खराबी आती क्या क्या मैक्स ज़्यादा खराबी, और आपको कैसे 2 नंबरी कर सकता है कोई भी टेक्नीशियन आपके साथ, और आप कैसे एतबार करें कि ये टेक्नीशियन मैंने ठीक बुलाया या गलत बुलाया? देखिए पहले तो ये है कि जिसमें एरर कोड आता है तो उसमें 2 नंबर ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि एरर कोड जो आएगा अगर आप वो रिपेयर करके देंगे तो नेक्स्ट टाइम एरर कोड चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो सारे चार्जेस उसी के लिए मैं आपसे, तो वही एरर कोड आएगा तो सारे आपने उससे वारंटी लें 2 से 3 हफ्ते की या 1 हफ्ते की। कुछ टेक्नीशियन देते हैं, हम लोग नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है ये मदरबोर्ड जो है ये हम पार्ट्स रिप्लेस करते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं देती। चलो होता क्या है कि जब 1-2 साल चलने के बाद तो मजीद इसके पार्ट डिवेल्यू होते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ नहीं इतनी, 1-2 साल लाइफ है, 1-2 साल लाइफ है। देखें हमारे यहाँ जो सी साइड का एरिया है वहाँ पे तो 6 महीने के अंदर जी, वहाँ तो 6 महीने की कंप्लेन आ जाती है। देखिए वहाँ जितना एसी आपका ज़्यादा चलेगा वहाँ रन होगा उतनी कंप्लेन कम होगी। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसके अंदर जब टेम्परेचर रहेगा तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं आएगी, जब आपका एसी बंद रहेगा तो ह्यूमिडिटी आएगी, उसकी वजह से ये कार्ड आपका ख़राब जल्दी होगा। सी साइड की साइड पे कुछ अभी वेदर आएगा, जैसे कोल्ड वेदर आएगा तो लोग ऑफ कर देते हैं एसी, काफ़ी जो लोग हैं उसके लिए मैं उनसे ये कहूँगा कि खासकर इन्वर्टर एसी जो है उसको 15 से 20 दिन के अंदर ऑन करें, उसको ड्राइव करें, चलाएँ, थोड़ी देर के लिए चलाएँ उसको। बास के हीट एंड कूल सिस्टम है तो वो हीट एंड कूल सिस्टम ऑन करें, ताकि क्या होगा कि आप उनका जो एक्सपेंसिव बोर्ड है ना बाहर का वो ख़राब नहीं होगा। अगर वो ऑफ़ कर देंगे देखें तो उससे क्या होगा कि उनका ये बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। अब ये यही होता है कि 3 महीने के बाद हमारे पास ज़्यादा इशू यही आता है, जब सीज़न आता है तो ये बोर्ड गल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, कार्बन की वजह से बोर्ड उसका ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि देखिए वो लोग इसको 15 से 20 दिन के अंदर
ये हफ्ते में एक दफा हाँ, हफ्ते में एक दफा यूज करें, बड़ी सफाई होती जी है उसको यूज तो करें, थोड़ी देर एसी चला और लें। उसकी ये- सर्विस लाजमी करवाते रहें, मेंटेनेंस रखें इसके, क्योंकि इन्वर्टर का मेंटेनेंस ज़्यादा है, इसको ज़रूरी है मेंटेनेंस। जिस तरह हम मिसाल के तौर पे कोई भी मदरबोर्ड है उसमें बुश मारते हैं, सफाई करते हैं, तो ये भी एक मदरबोर्ड है और ये लगा हुआ भी वाटर के अंदर है, जो समझे वाटर वेदर में लगा होता है, आपके बाहर साइड पे लगा होता है, तो इसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मेंटेनेंस इसका अच्छा रखेंगे ये उतनी लाइफ बढ़ेगी इसकी बहुत। इन्वर्टर का कार्ड अगर ख़राब हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग के वक्त कैसे 2 नंबरी से बचना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको ख़बर उस बात की होनी चाहिए कि कौन कौन से अहम हिस्से हैं इस कार्ड में, कहाँ कहाँ हो सकती है ख़राबी। अच्छा तारिक भाई, मुझे एक और बात बताइएगा इस कार्ड के हवाले से कि एक्चुअल इसमें जो ये पार्ट्स होते हैं जो जिनको आप तब्दील कर देते हैं, तो वो कौन से पार्ट्स हैं जो तब्दील होते हैं और उसमें क्या क्या 2 नंबरी आपके साथ हो सकती है? देखिए पार्ट्स में 2 नंबरी तो टेक्नीशियन के साथ नहीं हो सकती, वो तो हम लोग करते हैं। अच्छा। वो क्या करता है, कार्ड खोल के लेके आते हैं हमारे पास, हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम उसको देते हैं यहाँ ड्राइव करके चला के, उसके बाद वो जाके लगाता है। अब उससे कनेक्शन गलत होंगे तो कार्ड ख़राब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो गैस बाज़ दफ़ा गैस कम होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है और उसको नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसलिए मेरा मकसद कहने का ये है कि जो टेक्नीशियन इन्वर्टर बनाने वाले हैं खासकर उन्हीं से इन्वर्टर बनवाएं। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा आम सादे लोगों से नहीं। क्योंकि आजकल तो जैसे कि अब बकरा ईद आती है तो दूसरे इंसान तो कसाई बन जाता है, तो वह एक पुराने जो हमारे कन्वेंशनल एसी थे ठीक करने वाले वो इसको भी ठीक करने लग गए बगैर ट्रेन हुए, और वो आपकी इतनी कीमती चीज़ों ख़राब करें, तो कैसे आप पता कर सकते हैं? क्या देखिए, 2-3 ऐसी बातें बता दे उससे चंद बातें पूछती होती हैं। जैसे जो इन्वर्टर बनाने वाला होता है उससे भी पूछा जाता है कि भाई इन्वर्टर जो कार्ड है इसका वर्किंग क्या है, थोड़ी सी उससे कम से कम इतनी मालूमात तो उसको होती है कि भाई ये किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेम्परेचर रखा 26, तो ये अगर इसके एम्पेयर हैं 8 एम्पेयर हैं, 8 एम्पेयर पे जाएगा स्लो ड्राइव होगा, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो ये ऐसा ऐसा स्लो होगा। तो जितना आपने टेम्परेचर रखा है उसमें आने के बाद ये 2.5 पे आ जाएगा। ये हर कंपनी की अपनी एफिशिएंसी है। इन्वर्टर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, कम्युनिकेशन एरर आता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता ये कम्युनिकेशन एरर क्या है। तो इसलिए वो जो जिसको मालूम होगा कि भाई इंडोर और आउटर गार्ड दोनों ही मुझे खोलने हैं और उसको मालूमात होगी कि भाई हाँ इसमें गैस की भी, जैसे इसकी गैस अलग है और नॉर्मल एसी की गैस अलग है, उसकी चार्जिंग सिस्टम अलग है, इसका अलग है, तो जाहिर है जब उससे सवाल करेगा पहले वो, तो उसको इतना आइडिया तो हो जाएगा टेक्नीशियन को। आपको स्मार्ट बनाने का हमारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फ्रॉड और जालसाजियां करने वालों को आखिर अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।